हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल के बारे में। ठीक है, तो इसका बेसिक फिनोमिना यानी ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक फिनोमिना है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो वो प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है बेटा। इस ऑप्टिकल फाइबर का हमने कहा ये कोर हो गया। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कितनी चीजें होती हैं? टोटल 3 चीजें होती हैं बेटा। एक क्या होता है? कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग और तीसरा क्या होता है? उसके ऊपर जैकेट होता है। तो सपोज कर लिया हमने ये कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 या μ1 है। इसके ऊपर बेटा हमारे लिए दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारे लिए क्लैडिंग। ओके, तो फॉर्मेशन एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होगा, सर्कुलर होगा बेटा। ये हमारे लिए क्या हो गया? कोर हो गया। इसके जस्ट ऊपर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ये क्लैडिंग हो जाएगा। ओके, तो कोर हो गया, क्लैडिंग हो जाएगा और इसके ऊपर जैकेट हो गया। तो जो हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मिलता है वो सिंपली किस चीज पर बेस्ड होगा बेटा? कोर और क्लैडिंग पर बेस्ड होगा। तो बाकी जैकेट बनाने की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। हमने कहा कि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा यानी कि यहां वाला जो पॉइंट होगा उसको हमने कह दिया है बेटा ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल एक्सिस कहलाएगा। ओके, अब देखो जब हम यहां से लाइट पास कराएंगे बेटा, तो जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी, यानी कि एग्जांपल के तौर पर हमने क्या काम किया है, देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लो बेटा लाइट यहां से गई, तो जब लाइट यहां से जाएगी, सो व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट क्या हो जाएगी बेटा? ये सरफेस हो गया, सरफेस मतलब परपेंडिकुलर लाइन ही हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए था? लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ी सी बेंड हो गई, मान लो यहां पर पहुंची, तो हमने एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मान लो एंगल आपने यहां से लिया, ये θ1 था, इस बार कितना ले लिया बेटा? θ2 ले लिया। तो जब आपने एंगल यहां से लिया तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई और यहां पर गई। अब ये एंगल लिया बेटा, तो ये हो कहलाएगा θ1 डैश मान लो, और ये क्या कहलाया? θ2 डैश। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो θ1 यानी जब हमारा इस तरफ एंगल कम होगा तो इस तरफ एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब इस तरफ एंगल ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे लिए कंडीशन क्या चाहिए बेटा? ये वाला एंगल जब डेंसर से, यानी कि यहां पर लाइट डेंसर हुआ बेटा, ये रेयरर हो गया, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी θ1 डैश क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहां से आप एंगल को बढ़ा रहे हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां से हम किसी एक मैक्सिमम एंगल को ही ले सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा एंगल कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। तो यहां से जो मैक्सिमम अलाउड एंगल होगा किस चीज को पाने के लिए बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को पाने के लिए उस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो सपोज कर लो बेटा यहां से मैक्सिमम अलाउड एंगल यानी कि यहां से यहां तक जो भी हो जाए ये थीटा हो जाए, तो ये वाला एंगल हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इधर देखें तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल है। सो द मैक्सिमम अलाउड एंगल from optical axis to obtain the phenomena of total internal reflection is known as acceptance angle। अब बेटा देखो फिर से लाइट यहां से जाएगी, जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ी सी बेंड हो गई। अब देखो ये जब मैक्सिमम एंगल आपने ले लिया यानी कि ये वाला एंगल मैक्सिमम आपने कहा बेटा यहां हो गया, तो यहां वाला एंगल जो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल देन लाइट पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ द मीडियम। तो हाल यहां पर भी वही सेम हुआ कि हमने कहा कि जब हमारे लिए लाइट क्या हो गया बेटा? यहां पर आएगा तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये एंगल एक्सेप्टेंस है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हुआ? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये जो लाइट पास करके जाएगी वो कहां से जाएगी बेटा? नॉर्मल के थ्रू जाएगी, यानी ये हो गया 90 डिग्री। बात समझ गए? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कोर, और ये वाला भी क्या कहलाएगा भाई? सेंट्रल में है ऐसे, और ये कहलाएगा, ये हुआ सॉरी बेटा, ये हो गया कोर और ये हो जाएगा क्लैडिंग। अब देखते हैं मैंने क्या समझाया कि the maximum allowed angle from the optical axis to obtain the phenomena of total internal reflection is known as acceptance angle। तो यहां पर कुछ चीजें हमने मानी बेटा। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
कोर हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हो जाएगा। थीटा ए भी मैंने माना है बेटा, वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन सारी चीजों का जो फिनोमिना बेस्ड है बेटा, इन सब चीजों का जो फिनोमिना बेस्ड है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था किस पर बेस्ड होता है, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड होता है। यानी एक बार लाइट यहां से गई है एन नॉड से, एन नॉड का मतलब बेटा एयर से गई है, तो एयर से इस पॉइंट पर गई, तो ये एक्सेप्टेंस एंगल यहां से यहां पर लाइट जाएगी बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, θ1। अब ये एंगल मैंने माना है क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, दोनों कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर यहां तक देखो तो ये कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिर्फ θ1 कितना हो जाएगा, θ1 जो हो जाएगा 90 माइनस θc हो जाएगा। θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस θc हो जाएगा। ओके, तो देखो पहली बार लाइट कहां से जा रही है बेटा, फ्रॉम एयर टू कोर जा रही है, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे। दूसरी बार बेटा लाइट कहां से जा रही है, फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग जा रही है। तो स्नेल्स लॉ यूज करने का तरीका ये होता है, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं बेटा N2 अपॉन N1 बराबर कितना होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो इधर मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो N1 साइन I बराबर कितना हो जाएगा, N2 साइन R। अब इस चीज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, यहां पर सिंपल सी चीज समझो मेरी, जिस मीडियम में आप होंगे बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं एयर में हूं तो क्या काम करेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे, समझ गए, यानी N नॉट। फिर क्या लगा देना है हमको, साइन लगा देना है। जिस मीडियम में थे वहां से कितने एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा N नॉट साइन थीटा है इज इक्वल टू, हम किस मीडियम में पहुंचे बेटा, तो यहां से पहुंच गए इस मीडियम में, तो वहां पर क्या लिख देंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि N1। फिर दूसरा एंगल देखेंगे बेटा N1 साइन θ1, समझ गए बात को। इसी तरीके से अगर मैं इससे इसमें जा रहा हूं तो N1 से N2 में जा रहा हूं, तब क्या लिखूंगा बेटा, N1 एंगल कितना साइन θc इज इक्वल टू N2 एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, यानी जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम से कितना एंगल बना रहा है। फिर जिस मीडियम में पहुंच गए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम से कितना एंगल बना रहा है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बेटा, हमने कहा व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू कोर, तो हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, लाइट हमने कहा कंडीशन अप्लाई कर ली कि कहां से जा रही है, एयर टू कोर जा रहा है बेटा। ठीक है, तो ये कंडीशंस देखते हैं यहां पर। तो हमने कहा एन नॉड से कहां पर पहुंच गया बेटा, एयर में। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से बेटा आ जाए, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने क्या कहा, कहां से जा रहे हैं, एन नॉड टू N1 जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं बेटा, एन नॉड टू N1। तो सिंपल मैंने आपको अभी क्या समझाया, जिस मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, तो क्या हो गया बेटा एन नॉड, साइन लगाया, जिस मीडियम में है उस मीडियम का एंगल लिखिए, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा ए इज इक्वल टू, किस मीडियम में आप पहुंच गए, इसमें पहुंच गए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 है, साइन लगाया बेटा, इसका एंगल कितना है, यहां पर देखिए θ1। ओके, एन नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा तो एन नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। अब यहां पर आप देखिए θ1 की वैल्यू मैंने क्या समझाया था, 90 माइनस θc है, तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस θc। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, यहां पर 1 मल्टीप्लाई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, साइन थीटा ए इज इक्वल टू N1 साइन 90 माइनस θc। ओके, साइन 90 माइनस θc किसके बराबर होता है बेटा, cos θc के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। देयरफॉर साइन थीटा ए इज इक्वल टू N1 cos θc। लेकिन इस वैल्यू को हम cos के फॉर्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि दोबारा जब हम यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे N1 से N2 के लिए, तो जब दोबारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, तो स्नेल्स लॉ किसके फॉर्म में आता है, साइन के फॉर्म में आता है। तो इस cos को हम बदल लेंगे साइन के फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेंस cos थीटा की सिर्फ वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यानी इस cos थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। हेंस साइन थीटा ए इज इक्वल टू n1 अंडर रूट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, ये मान लिया इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन कहां से आई बेटा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू कोर। अब दूसरी कंडीशंस की बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन में लाइट कहां से जा रही है बेटा, कोर टू क्लैडिंग जा रही है। तो हमने दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई किया, हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगेन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, किसके लिए बेटा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, यानी n1 टू n2। तो देखो बेटा मैंने क्या कहा, फिर से वही चीज, जिस मीडियम में उस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, यानी हम n1 में है तो n1 साइन एंगल कितना है बेटा, थीटा सी। तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू किस मीडियम में पहुंच गए बेटा, n2 में, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमने कहा जिस मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है। तो कितना हो जाएगा, n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 इंटू 1। हेंस साइन थीटा सी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, n2 अपॉन n1। ये मान लिया इक्वेशन 2। तो मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, यहां पर देखो साइन थीटा ए यानी एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के लिए n1 1 माइनस क्या चाहिए था बेटा, साइन थीटा सी की वैल्यू चाहिए था। तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, मिल चुकी है हम लोगों को, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे। ओके, तो देखो अब इस चीज को, सिर्फ इतने को बेटा क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो देयरफॉर थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। समझ गए बात को बेटा, ठीक है। यहां पर कंडीशंस क्या हो जाएगी, जो हमारा n1 है ऑलवेज ग्रेटर देन n2 होना चाहिए, अदरवाइज हमको इसका फिनोमिना मिलेगा ही नहीं। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या किया हमने बेटा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा सी की वैल्यू n2 अपॉन n1 है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो साइन थीटा ए बराबर कितना हो जाएगा, n1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी की जगह बेटा कितना हो जाएगा, n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ए इज इक्वल टू n1 अंडर रूट 1 माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइडेड में क्या हो गया बेटा, n1 का स्क्वायर। अब n1 का स्क्वायर जो है वो रूट से क्या कर लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, साइन थीटा ए इज इक्वल टू n1 अपॉन में n1 अंडर रूट में मिला हमको n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा बेटा, साइन थीटा ए इज इक्वल टू अंडर रूट में n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस, थीटा ए क्या था हमारे लिए, एक्सेप्टेंस एंगल था। तो जो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए आप, यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। तो बस सिंपल सी चीज है बेटा, दो चीजें निकालनी थी, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हमें क्या निकालना था, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, तो न्यूमेरिकल अपर्चर में हमने क्या कहा बेटा, देखो सिंपल सी चीज, एक तो ये बहुत बेसिक फॉर्म डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। बट न्यूमेरिकल अपर्चर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है वो इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है बेटा वो क्या बताता है कि इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, यानी ये जो ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया था, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितनी लाइट गैदर की जा सकती है। ओके, तो डेफिनेशन में लिख लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे,
द गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, द गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। और अदर वर्ड में हमने वही क्या कहा बेटा, न्यूमेरिकल अपर्चर इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ साइन। तो साइन थीटा ए हो जाएगा, हेंस न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ओके, तो जब भी कैलकुलेटर में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो रखकर, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रैकेट अंडर रूट लगाना और यहाँ पर क्या लगा लेना, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, तभी रिजल्ट सही मिलेगा, अदरवाइज n1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के बाहर आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर के बाद क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने, एक्सेप्टेंस एंगल। क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखो एक्सेप्टेंस एंगल मैंने क्या कहा कि द मैक्सिमम अलाउड एंगल, भाई यहां से ऑप्टिकल एक्सिस से बेटा, इस ऑप्टिकल एक्सिस से ये जो मैक्सिमम अलाउड एंगल है, अगर आपने इससे ज्यादा एंगल कर दिया तो क्या हो जाएगा, लाइट इस मीडियम से निकलकर इसमें पहुंच जाएगी। और एक्सेप्टेंस एंगल से अगर आपने बेटा एंगल कम किया तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना मिल जाएगा। तो वही चीज कि हमने कहा द मैक्सिमम अलाउड एंगल फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस, द मैक्सिमम अलाउड एंगल फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस टू ऑब्टेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, तो यहां पर एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है। इसके अलावा एक और टर्म होता है बेटा, वो होता है एक्सेप्टेंस कोण। एक्सेप्टेंस कोण, तो देखो एक्सेप्टेंस कोण यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है, ये एक बेटा हमारे लिए क्या दिख रहा है, ये एक कोण दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, द रोटेटिंग एंगल, यानी कि मैं इधर से चाहे यहां तक जाऊं चाहे इधर से यहां तक जाऊं, कहीं पर भी जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, द रोटेटिंग एंगल फ्रॉम द, कहां से बेटा, ऑप्टिकल एक्सिस टू ऑब्टेन द फिनोमेना ऑफ, किस चीज को बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चीज को हम लोग क्या कह देंगे, क्या कह देंगे बेटा, एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखो सॉरी, एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण मतलब इधर से इधर हो गया और इधर से इधर भी हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा ए के बराबर हो जाएगा। ओके, तो एक्सेप्टेंस कोण जो है बेटा, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं थीटा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा ए हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को जितनी भी चीजें डिस्कस करनी थी, न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल हो गया, और क्या हो गया बेटा, क्रिटिकल एंगल इंस्टेड ऑफ दिस एक्सेप्टेंस कोण हो गया। तो इस वाले लेक्चर में बेटा आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।